हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीजी बोर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज रिवीजन 2 क्लास 12th। जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो और डाला है, देखो ये डे नंबर 2 का है। डे नंबर मैंने 1 का और डाला था, वो फर्स्ट यूनिट, इसी यूनिट का आपका प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इसमें कि मैंने फर्स्ट डे को भी आपका डाला था रिवीजन के लिए। इससे पहले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर आज आपका है 3 मार्क्स का दो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे आपके 8 मार्क्स के। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका फर्स्ट यूनिट है। ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आपको क्या करेंगे, आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छे से वॉच करेंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए रेडी करेंगे इसको। इसमें आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की प्रमुख सीमाएं लिखिए। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या बताना है हमको, मैनेजमेंट का लिमिटेशंस क्या है। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था, जो प्रबंध होता है वो क्या होता है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, मतलब प्रबंध सर्वव्यापी होता है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं ना, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं आपके। सबसे पहला है, प्रबंध का कार्य मनुष्य से संबंधित है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो प्रबंध क्या होता है, हम दूसरों से कार्य करवाते हैं, है ना, ताकि हम दूसरों से कार्य करवाने की कला है। और इसमें कौन कार्य करता है, मानव ही कार्य करता है। तो इसका संबंध किससे है, मनुष्य से संबंध है, जो मानवीय स्वभाव से प्रभावित रहता है ना। प्रत्येक मनुष्य का आचरण पृथक पृथक होता है, सभी के लिए एक निश्चित प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती है। अब देखो, आपने खुद नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे मनुष्य देखे हैं, सभी लोगों का स्टाइल अलग होता है, सभी लोगों की शैली अलग होती है ना। कोई किसी और काम में दक्ष होता है तो कोई किसी और काम में दक्ष होता है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक जैसी पॉलिसी हम लोग नहीं रख सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रणाली हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम उनके लिए अपनाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड है आपका, प्रबंध के सिद्धांत तकनीकीगत प्रक्रियाओं, आविष्कारों, संगठन की रुचि, मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। प्रबंध का कोई सिद्धांत स्थायी रूप से लागू नहीं होता। अब देखो, प्रबंध के जो सिद्धांत है तकनीकीगत है ना, टेक्नोलॉजी न्यू और आपके नए न्यू क्या होते जा रहे हैं, इनोवेशन होते जा रहे हैं, रिसर्च होते जा रहे हैं। और संगठन की रुचि मनोविज्ञान पर आदि पर आधारित होती है ना। और प्रबंध का कोई भी सिद्धांत जो स्थायी रूप से हम उसको लागू नहीं कर सकते हैं। फिर थर्ड है आपका, प्रबंध के कार्य उस संस्था के उद्देश्य, नीति व परिसंपत्तियों के अनुरूप होते हैं, अतः किसी एक संस्था के अनुभव को अन्य संस्था में लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक संस्था का अपना अलग अलग उद्देश्य, संगठन व कार्यप्रणाली होता है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर जो सारी जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए हम एक उस सारे संस्था का उद्देश्य, नीति, सारी चीज़ें एक हो। क्या करना पड़ता है हमको, किसी एक संस्था के अनुभव को अन्य संस्थाओं में हम लोग लागू नहीं कर सकते। अलग अलग संस्था का अलग अलग पॉलिसी, नियम, कायदे कानून होते हैं। फिर है आपका, प्रबंध के पास नेतृत्व, निर्णयन व नियंत्रण के अधिकार होते हैं, अतः प्रबंध के स्वभाव में नौकरशाही, लालफीताशाही व तानाशाही जैसे दूषित मनोवृत्तियां जन्म ले लेती हैं, जिससे संस्था का कार्य सीमित हो जाता है। अब देखो, प्रबंध के पास क्या होता है, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल पावर, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, लाल फीताशाही, नौकरशाही, तानाशाही जैसे दूषित मनोवृत्तियाँ जन्म लेती है। अब देखो, ये लाल फीताशाही, नौकरशाही, तानाशाही क्या होता है। अब देखो, जैसे कि हम किसी को काम करवाने के लिए देते हैं गवर्नमेंट संस्था में, तो क्या होता है, हम एक दिन जाके जैसा कोई एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं वहाँ पे, तो क्या बोलते हैं कि ये उस टेबल तक पहुँचने में टाइम लगेगा, इसके लिए पैसा चाहिए होता है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, लाल फीताशाही होती है, ठीक है, जिससे संस्था का कार्य क्या होता है, सीमित हो जाता है। फिर है, प्रबंध का स्वरूप संस्था के आधार पर निर्भर होता है। छोटे संगठनों में प्रबंध की भूमिका आर्थिक बोझ बन जाती है, तो बड़े संगठनों में प्रबंध का अभाव महसूस होता है। इस प्रकार प्रबंध का स्वरूप कहाँ पर कैसा हो, यह ज्ञात करना कठिन कार्य है। देखो,
इस लाइन पे क्या बोला जा रहा है कि प्रबंध का स्वरूप जो है संस्था के आधार पर निर्भर होता है। संस्था के आधार पर निर्भर होता है। छोटे संगठनों में प्रबंध की भूमिका क्या होती है, आर्थिक बोझ बन जाती है, और बड़े संगठनों में क्या होता है, अभाव महसूस होने लगता है। देखो, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट लिखा है ना, इसमें ये यहाँ पे पॉइंट का नेम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, एक पॉइंट का, देखो अगर आपको इसको लिखने का अच्छा ट्रिक लेना है तो आप जो ये पॉइंट लिखा है डील, इसका एक पॉइंट बना सकते हो, उसके बाद आप उसका डिटेल लिख सकते हो, तो आपको नंबर और भी अच्छे मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है टेम्पररी, रियली ऑन ह्यूमन बिहेवियर, नॉट फुली यूनिवर्सल, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, टेम्पररी, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के लिए, मतलब मनुष्य का कार्य अलग, देखो लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड परमानेंटली फॉर ऑल सिचुएशंस, है ना। टेम्पररी मतलब यहाँ पे आप लिख लोगे रियली ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव आचरण, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मानवीय आचरण, इसका पॉइंट है। फिर है नॉट फुल्ली यूनिवर्सल, मतलब ये पूरा यूनिवर्सल नहीं होता है, पूर्ण रूप से सार्वभौमिक नहीं होता है, ये लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर है डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन का प्रकार कैसा है। फिर है डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के आकार पर, ठीक है। तो आप इसका हिंदी पॉइंट ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद आप डिटेल भी लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए। नियोजन सबसे पहला, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग एक वर्ड बोला जाता है कि नियोजन जो है भविष्य के गर्भ में झांक के देखने की विधि है बोला जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं प्लानिंग में, हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं कि हमको कोई काम करना है, ठीक है। फ्यूचर बोले तो, है ना, जैसे कोई भी काल, जैसे काम कल के लिए हम प्लानिंग करते हैं तो उसको फ्यूचर ही बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं कि हमको कोई काम करना है तो हम कैसे करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी, कौन सा कौन कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, इन सारी चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हम जिस कार्य को करना चाह रहे हैं हम उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से प्राप्त कर सके समय पे, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जैसे हम लोग प्लानिंग कर लिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, ये सारी चीज़ें प्लान हो जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उस कार्य को करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कर्मचारी की, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय की। तो क्या होता है, हम एक संगठन बनाते हैं, ठीक है। ये दूसरा कार्य है आपका प्रबंध का, क्योंकि बिना प्रबंध के कोई भी संगठन क्या है, बिना संगठन के कोई भी प्रबंध क्या है, जीवित नहीं रह सकता है। क्योंकि जो मानव है और मशीन दोनों मिलकर ही सामूहिक प्रयास से हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। संगठन व्यक्तियों का हो सकता है, किसी और चीज़ का, रहे पशु पक्षी का संगठन नहीं होता है, संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होता है। फिर है नियुक्तियाँ, स्टाफिंग। अब क्या करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बन गया हमारा, तो हम नियुक्तियाँ, उस कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि किसकी भर्तियाँ निकली हैं, उस पर एप्लीकेशन होता है, तो ऐसे क्या करते हैं, हम किसी कार्य को करने के लिए नियुक्ति करते हैं। ये क्या है, प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बिना कर्मचारी के संगठन नहीं और बिना संगठन के एक प्रबंध हो ही नहीं सकता आपका। क्योंकि नियुक्ति कार्य हेतु क्या है, बड़े बड़े जो उपक्रम होते हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, सेवा वर्गीय विभाग खोला जाता है, और उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसी विभाग पर आपको नियुक्तियां दी जाती हैं। इस पर क्या रहता है, कार्य व्यक्ति के लिए, व्यक्ति कार्य के लिए, सिद्धांत का पालन करते हैं, और यह प्रबंध द्वारा ही संभव है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस कार्य को करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, एम्प्लॉय कर्मचारियों की। फिर है संचालन, डायरेक्शन। प्रबंध का चतुर्थ महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, डायरेक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीडरशिप भी बोल सकते हैं, नहीं लीडरशिप नहीं बोल सकते, इसको हम लोग निर्देशन या नेतृत्व भी कहा जाता है। प्रबंध क्या होता है, एक मस्तिष्क की भांति होता है जो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयर्स और लोगों को क्या देता है, डायरेक्शन देता है ना। और प्रबंध का कार्य क्या होता है, संपूर्ण व्यवसाय को व उद्योग को संचालित करने का।
तो क्या करना चाहिए, जो अन्य कर्मचारी हैं उनको क्या करते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश देने का काम क्या करता है, प्रबंध करता है। और चूंकि कार्य योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है, प्रबंध के द्वारा ही तैयार की जाती है। फिर है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन को जो यहाँ पे लिखा है उसको आप पढ़ लोगे, मैं कोऑर्डिनेशन का एक मतलब बताती हूँ। कोऑर्डिनेशन मतलब ये होता है कि मतलब आपस में जो तालमेल है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे आप देखे हो किसी के घर में सब लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है तो वो फैमिली अच्छे से चल पाती है। यदि दो लोगों के बीच मतभेद आने लगता है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, तो फिर फैमिली टूटने लगती है। तो वो ये कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक मान के चलिए जो मैनेजमेंट का, ठीक है, यहाँ पे एक संगठन है। अब वहाँ पे जो श्रमिक वर्ग होते हैं, पूंजी वर्ग होते हैं, पूंजी वर्ग मतलब ऊंचे वाले जो हाई लेवल के लोग रहते हैं, हायर पोस्ट के, कर्मचारी वर्ग जो होते हैं वो लो लेवल श्रमिक वर्ग होते हैं। इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन सभी के बीच जैसे कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है और हमारा काम है वो बहुत अच्छे से होगा और हम जल्दी से जल्दी क्या कर पाएंगे, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। फिर है आपका, देखो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मोटिवेशन नहीं बताया मैंने शायद ना। देखो यहाँ पे ना एक छूट गया है पॉइंट, ये मोटिवेशन भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन वो होता है जिसमें आप क्या करते हो, अपने कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हो, ताकि क्या हो सके, वो प्रोत्साहित हो सके, अच्छे से काम कर सके। अब देखो मोटिवेशन के दो तरीके भी होते हैं, या तो आप डरा धमका के भी काम कर सकते हो, या उसको प्यार से पुरस्कार दे के, जैसे आप इतना काम करोगे तो ऐसे भी आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। फिर है प्रबंध एक प्रणाली है, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम, एक्सप्लेन, स्पष्ट कीजिए। अब देखो प्रत्येक प्रणाली की एक उप प्रणाली, तो देखो जितने भी सिस्टम होते हैं उसकी क्या होती है, एक छोटी, और उसके अंदर छोटी छोटी प्रणाली होते जाती है, मतलब सिस्टम होते जाता है। फिर प्रत्येक प्रणाली का एक उद्देश्य निश्चित। अब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, वैसे ही प्रणाली का निश्चित उद्देश्य होता है। प्रत्येक प्रणाली अपनी सभी प्रणालियों में समन्वय बनाए रखती है। जैसा कि मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन, तो वैसे ही प्रत्येक प्रणाली जो होती है अपनी सभी प्रणाली में क्या करती है, समन्वय बनाए रखती है। प्रणाली में संदेश वाहन गतिमान रहना चाहिए, है ना, मतलब जो संदेश वाहन है वो गतिमान रहे ताकि कार्य अच्छे से हो सके। फिर है एक प्रणाली को अन्य प्रणालियों से अलग नहीं किया जा सकता, है ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, वो रिलेट होते हैं। फिर है आपका पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रबंध के महत्व पर प्रकाश डालिए। अकॉर्डिंग टू 5 ईयर प्लान्स एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रबंधकों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। विकास के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी प्रबंधकीय कुशलता व गुण दोनों में वृद्धि करने कारणों से प्रबंध का महत्व और भी अधिक है। अब देखो 5 ईयर प्लान्स के बारे में दिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, भारत के प्रबंध के महत्व पर प्रकाश डालना है, ठीक है, इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट। देश में पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने की दृष्टि से, देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से, अब क्या है, आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए क्या है, देश के विकास में गति प्रदान करने की दृष्टि से, और देश के जितने भी क्या है मानवीय संसाधन हैं और प्राकृतिक संसाधन, उसका हम अच्छे से उपयोग हेतु। फिर है प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए, मतलब जो भी कंपटीशन होता है उसका हम अच्छे से सामना कर सकें। सरकारी तंत्र में कुशलता के लिए, देश में रोजगार की कमी। अब देखो देश में रोजगार की कमी भी हमको रोजगार की कमी को दूर करना है, ताकि क्या हो सके, देश का आर्थिक विकास हो सके और देश का अच्छे से विकास हो सके। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अब देश में जो भ्रष्टाचार है उसको ही मिटाना है। उपभोक्ता के प्रति प्रबंध के उत्तरदायित्व को निर्वाह करने के लिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना वाला, इसको आप समझा नहीं सकते, इसको आप अपने ओन वर्ड में नहीं लिख पाओगे, आप केवल थोड़े बहुत वर्ड को हेर फेर कर पाओगे, जो लिखा है आपको वही लिखना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाओगे आप लोग, क्योंकि फिर है आपका प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर। सबसे पहले उद्देश्य, प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है।
प्रबंध क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति की योजना बनाते हैं। प्रशासन क्या होता है, यह संस्था के उद्देश्यों का क्या करती है, निर्धारण करती है। और संगठन क्या होती है, संगठन क्या करती है, जो योजना बनी है उनके अनुसार कार्य का विभाजन करती है। फिर है प्रबंध के कार्य। इसका कार्य कर्मचारियों के निर्देशन, समन्वय तथा प्रेरण से संबंधित होता है, लेकिन प्रशासन का कार्य लक्ष्यों के निर्धारण से होता है। और संगठन क्या होता है, संस्था के समस्त कर्मचारियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। फिर है गठन। सामान्यतः इसमें विभागीय प्रबंधक व मध्य प्रबंधक, पर्यवेक्षक सम्मिलित होते हैं प्रबंध में। और प्रशासन में संचालक मंडल, महाप्रबंधक सम्मिलित होते हैं। और संगठन में संपूर्ण प्रबंध तंत्र, उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न प्रबंध, सारे लोग क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। फिर है नीतियाँ। प्रबंध में यह नीतियों के क्रियान्वयन से संबंध रखता है, लेकिन जो आपका प्रशासन होता है वो नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है। और संगठन नीतियों को क्रियान्वित करता है। फिर है दायित्व। प्रबंध जो है यह संस्था या व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व वहन करता है। और प्रशासन जो है व्यवसाय को पूंजी प्रदान करवाता है। संगठन जो है यह प्रबंध तथा प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करने का दायित्व स्थापित करता है। फिर है दर्शन। यह व्यवसाय के, देखो जो प्रबंध होता है यह व्यवसाय के आँख, कान, हाथ व पैर माने जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रबंध जो है मस्तिष्क की भांति होता है। और प्रशासन है व्यवसाय का मस्तिष्क माना जाता है, ठीक है, प्रशासन को। और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है यह संपूर्ण संरचना मानी जाती है, शरीर की मानी जा सकती है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में भी देख लेंगे। इस क्वेश्चन को आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। और यदि कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।